हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होइएगा। मैं गोलू कुमार, मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको आज बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ्स और जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल जो पूछा गया है, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है और सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन एकदम आसानी तरीके से। ठीक है, 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा है मेरे भाई। ठीक है, ये न्यू मॉडल पेपर है 2025 का, जो हाल फिलहाल में ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा है और एक एक करके सॉल्यूशन। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना न भूलिएगा मेरे भाई। सो अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ओके, तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? गणित का, मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, यहां पर देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या मतलब कहने का मतलब है कि जो रूट से बाहर होगा वो परिमेय है, रूट के अंदर होगा से अपरिमेय है। तो देखिए कौन कौन है, सिंपल सी बात है। तो मेरे भाई ये अपरिमेय है, ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। यहाँ पर आप दोनों को जोड़िएगा तो कै गो रूट 7 है? 2 गो रूट 7 है। ये रूट से बाहर आया तो रूट से बाहर नहीं आया, ये अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 5 होगा। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा? 5। लेकिन इसका प्लस में ये √3 है, प्लस में क्या हो गया? √3। क्या इसका आप वर्गमूल निकाल पाइएगा मेरे भाई? तो इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाइएगा। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय संख्या ही होता है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल भी अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझे, और जिसको वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है, ये भी याद रखें। देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा क्या? देखिए तो इसका वर्गमूल, एक का वर्गमूल कितना, मतलब एक तो ऊपर है तो एक तो है ही परिमेय संख्या, और √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो यानी 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। ठीक है, यानी ये हमसे परिमेय पूछ ही रहा था और परिमेय आपका आंसर कौन होगा? C होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है आपका क्वेश्चन, उसके ऊपर बात कीजिए। 2 नंबर देखिए, m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? विषम का रूप पूछा जा रहा है मेरे भाई। किसका रूप पूछ रहा है? विषम का। तो देखिए विषम कहने का मतलब समझ रहे हैं, 1, 3, 5 ये सब क्या है? विषम है। देखिए m के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा। फिर अगर आप m के जगह पर 2 रखते तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप फिर रखिएगा, यहाँ 3 रखिएगा तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ सम मिला, विषम मिला, सम मिला, यानी सम विषम दोनों मिक्स है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमको सिर्फ विषम पूछा है। यहाँ पर m के जगह पर 1 2 3 4 5 7, तो ये ऐसे भी नहीं होगा। m में भी सम विषम मिक्स है, ये होगा कि नहीं? ये तब फुल्ली सम का सम पूर्णांक के रूप है। m के जगह पर 1 रखिएगा तो 2 1 2, अगर m के जगह पर 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, m के जगह पर 3 रखिएगा तो 2 तिहाई 6, 4 रखिएगा तो 2 चौका 8 ... मतलब मेरे भाई ये तो पूरा सम है। तो ये सम विषम, ये भी सम विषम, ये सम है, तो विषम का रूप कौन होगा? जो बच गया सो। सिंपल सी बात है, इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई। ऐसे चेक करना तो आप कर सकते हैं, 2 1 2 1 3, 2 दूना 4 1 5, 2 तिहाई 6 1 7, यानी समझ रहे हैं, सब विषम पूर्णांक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका सही आंसर है, यानी 2m+1। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। 3 नंबर, किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार कहने का मतलब है जिसके बटा में 2 और 5 होगा शांत होगा, और जिसके बटा में 2 और 5 के अलावा कुछ आवे अशांत होगा मेरे भाई। देखिए इसके बटा में 2 और 5 है क्या? इसके बटा में 2 और 5 है तो कहिएगा कि इसे नहीं है। देखिए 11 और बटा में इसको लिख सकते हैं 13 सते 91, तो ये नहीं होगा। और इसको क्या लिखिएगा? इसके लिख सकते हैं 3 गुने 5, और बटा में 23 को तो आप तोड़ नहीं सकते, ये भी बटा में 2 और 5 नहीं आया, और ये पक्का जो है सही है। इसके बटा में आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और गुने 5। देखिए इसको तोड़िएगा, 80 को तोड़िएगा तो 2 से 40 मरतबे, फिर 2 से तोड़िएगा तो 20 मरतबे, फिर 2 से तोड़िएगा तो
10 मरतबे, फिर 2 से तोड़िएगा तो 5 मरतबे, यानी 2 का 1 2 3 4 गो, 2 के पावर 4 गुने 5, यानी बटा में 2 और 5 आया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। आप चलते हैं आगे। शांत कहने का मतलब बटा में 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, इतना पर रेकरिंग को पी बटा क्यू के रूप में लिख दो। इतना पर रेकरिंग तो 0 है तो 0 लिखो, दशमलव के जगह पर प्लस रखो, जितना संख्या है उतना संख्या लिखो, और बटा में जय गो पर रेकरिंग है जय गो 9 लिखो, और उसके बगल में जय गो जितने अंक है जितने 0, यानी 87 बटा 87, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 0 और इतना को जोड़ो 87 बटा 90। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल जो है आपका सही आंसर है। अब चलते हैं आगे। 5 नंबर देखो मेरे भाई, 5 नंबर क्या हो जाएगा, तो 5 नंबर इतना का दिया है 2 के पावर इतना, तो हमको x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू निकालना है। x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालिएगा मेरे भाई, 540 है, इसको पहले तोड़ लो आप, 540 है, इसको तोड़ो, तो 540 को तोड़ोगे तो 2 से तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27 270, फिर 2 से तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, फिर आप 3 से तोड़ो तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12 3 पचे 15, फिर आप 3 से लगाओ तो 15 तिया 45, फिर आप 3 से लगाओ तो 3 पचे 15। तो मेरे भाई ये 2 के पावर x है, इसका मतलब 2 कै गो है तो कहिएगा 2 के, तो x के जगह पर आप 2 रख लो, और y कै गो तो कहिएगा 1 2 3, तो मतलब यहाँ पर 3 रख लो, और z कै गो तो 1 गो तो यहाँ पर रख लो, यानी z के वैल्यू कितना हो गया, z का वैल्यू 1 हो गया। तो x प्लस वाई माइनस जेड चाहिए, x का वैल्यू रखो 2 और प्लस y की वैल्यू रखो 3 और माइनस z के वैल्यू रखो 1, तो जोड़ के घटा के कितना 3 2 5 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 4। ए फॉर एप्पल जो है आपका सही आंसर है। अब चलते हैं आगे। 5 के बाद 6 नंबर देखो, अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय अभी ही बताए हैं, अपरिमेय कहने का मतलब है जिसका वर्गमूल नहीं निकले या जो रूट के अंदर है वही अपरिमेय होगा। तो देखो ये जो है रेकरिंग वाला भी परिमेय संख्या होता है, तो देखिए ये आपका परिमेय है, ये आपका परिमेय संख्या है, ये भी आपका परिमेय है। इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं मेरे भाई। √13 से √13 में गुना होगा 13 होगा, और इसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना होगा 21 होगा मेरे भाई। और इसका 10 दहाई 100 10 दहाई 10 इकाई 10 1 के तब वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल आप निकाल पाइएगा, नहीं तो ये रूट के अंदर रह गया। तो ये जो है आपका सही आंसर है। बाद बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आंसर गलत है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। हमसे पूछा अपरिमेय, तो अपरिमेय आपका डी होगा, ठीक है, डी फॉर देवसेना। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है उसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई। 7 नंबर, निम्नलिखित में किसका महत्तम समापवर्तक कह रहा है। 2 अभाज्य संख्याओं का, उनका मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा, m और n। m के जगह पर ले लो 2, m के जगह पर क्या ले लो मेरे भाई, तो m के जगह पर ले लो 2 और n के जगह पर ले लो 3, तो लिखिएगा 2 गुने 1, 2 गुने 1 का बराबर लिखिएगा 3 गुने 1। यही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का आप लोग जानते हैं ना कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है, तो 2 और 3, 2 का गुणनखंड 2 गुने 1 और 3 का 3 गुने 1। आप सिंपल सी बात समझ रहे हैं। और HCF का मतलब होता है जो दोनों में हो, दोनों में क्या है 1 है, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है 7 के बाद देख लो 8 नंबर, इसका लघुत्तम समावर्तक इतना है तो महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो मेरे भाई 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है और लघुत्तम दे दिया है, महत्तम पूछ रहा है। अगर इस प्रकार से कभी भी आपको क्वेश्चन देता है, अगर 2 संख्या दे देता है, 2 संख्याओं का गुणनफल दे देता है, लघुत्तम है महत्तम दे देता है, दोनों में से कोई एगो दे देता है, तो आप कैसे निकालिएगा। आप सिंपल सी जो लघुत्तम या महत्तम देगा ना उससे भाग दे दीजिएगा, 2 संख्या वाला में आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो ये लघुत्तम महत्तम समापवर्तक यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है, तो दिया है इतना, मतलब लघुत्तम समापवर्तक इतना का, कितना का 2366 का लघुत्तम समापवर्तक दिया 182, और 182 से आप 23 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा 182 दूना ज़्यादा हो जाएगा, 182 एक कम 182 3 2 3 6 113 मरतबे कितना हो जाएगा मेरे भाई 13, यानी 182 से जब 2366 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 13 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, जब भी ऐसा देना तो इस वाले संख्या से 2 संख्या का जो गुणनफल रहेगा तो इसमें भाग दे दीजिएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्यों ये आया फार्मूला कहाँ से आया, तो फार्मूला आया मेरे भाई, फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। आप HCF निकालिएगा तो 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में इतना, मतलब भाग देना होता है, सिंपल सी बात है। इसलिए आप जो भी संख्या यहाँ रहे यहाँ वाला में भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है 8 के बाद 9 नंबर देखो मेरे भाई। 9 है किसका दशमलव प्रसार जो है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत पूछ रहा है। अशांत कहने का मतलब बटा में 2 और 5 नहीं आएगा। देखिए इसको तोड़ो आप, 2 और 5 आएगा, इसको भी तोड़ो बटा में 2 और 5 आएगा, इसको भी तोड़ो बटा में 2 और 5 आएगा, लेकिन इसका ये आ पाएगा,
ये नहीं आ पाएगा मेरे भाई, ये किसी भी शर्त पर नहीं आएगा। देखो 13 है बटा में 441 है, 441 है ना, 441 को तोड़ोगे, 441 को तोड़ोगे मेरे भाई तो क्या होगा, आप डायरेक्ट जो है 3 से लगाओगे, 3 एकम 3 कहोगे, 3 एकम 3 अब बच गया 14, तो 3 चौका 12, 2 बच गया, 3 सत 21, फिर 3 से लगाओगे, फिर 3 से लगाओ तो कितना होगा, 3 से नहीं लगेगा तो 7 से लगाओ। अब कितना से लगेगा, 7 से लगाओ। 1 मिनट इसको इरेज करते हैं। 441 को आपको तोड़ना है, किसको तोड़ना है, 400। ऐसे भी आपको यहाँ पर लिख सकते हैं 13 21 गुने 21 करेंगे तो कितना होगा 441, 21 गुने 21 कितना होगा 441, 13 बटा 3 सते 21, इसको भी लिख सकते हैं आप 3 सते 21। तो 2 और 5 आया बटा में, नहीं आया, इसका मतलब यही जो है अशांत है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, 8 के 9 के बाद देखो 10, इतना है तो हमें कह रहा है अभाज्य संख्याओं दिया है तब पी क्यू का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम समावर्तक देखिए, एगो पी दिया है, एगो क्यू दिया है, हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है। एलसीएम कहे ना तो आप दोनों में जो बड़का पावर होगा वो चुन लीजिएगा, एलसीएम कहे तो, और एचसीएफ कहे जो दोनों में जो छोटका पावर होगा वो चुन लीजिएगा। तो हमको निकालना है फिलहाल में एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो मेरे भाई ये दोनों में यहाँ ए है, यहाँ ए के पावर 4 है, तो बड़का पावर कौन है, तो कहिएगा ए के पावर 4 है। यहाँ बी के पावर 3 है, यहाँ बी है, तो दोनों में बड़का पावर कौन है, तो कहिएगा बी के पावर 3 है। यही आपका आंसर हो जाएगा A4 B3, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। अब चलते हैं आगे। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। 11 नंबर क्या है क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य कहने का मतलब है जिसका HCF 1 होगा। तो मेरे भाई जिसका HCF 1 कब होगा, जब देखो दो संख्या मतलब नहीं कटना चाहिए एक दूसरे से, तब तक उसका HCF 1 होगा मेरे भाई। तो देखिए 15 या 45 कटिए जाए तो इसका तो HCF 1 नहीं हो पाएगा। ठीक है, और फिर 21 पंचे कितना, ये भी कट जाएगा। फिर 14 छक 84 ये भी कट जाएगा। यानी न ये होगा न ये होगा न ये होगा, जो बच गया सो आंसर। इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं मेरे भाई, जब भी आपको सहअभाज्य वाला नियम आता है तब। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए 11 के बाद 12, इतना P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए P बटा Q के रूप में आप कैसे लिखिएगा, यहाँ दशमलव उड़ा दो, दशमलव उड़ाओगे तो दशमलव के जगह पर एक जय गो अंक है, जय गो जीरो, जय गो अंक है, जय गो जीरो, कै गो 4 गो अंक है, 4 गो जीरो। अब काटो आप 25 से, तो कहिएगा 25 से कहीं 25, 25 दूना 50 और 25 पंचे 125, फिर यहाँ 25 चौका 100, डबल जीरो 400, फिर इसको काटो 25 से, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, और फिर इसको 25 से काटो तो कितना मरतबे कटेगा, 16 मरतबे। 25 से कहीं 25, 25 छक्का 150, यानी 5 बटा 16 कितना आ जाएगा, 5 और बटा 16। आपका आंसर जो है 5 बटा 16 कौन है, B4 बाहुबली आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, 12 के बाद 13 देखो कौन सा बहुपद में है, कौन सा जो है बहुपद है। तो मेरे भाई यह बहुपद पहचानने का तरीका है कि बटा में x नहीं आना चाहिए, बटा में x नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर x नहीं आना चाहिए, और x के पावर एक पूर्ण संख्या, x के पावर एक पूर्ण संख्या होगा तब बहुपद होगा। मतलब बटा में x नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर x नहीं आना चाहिए। ठीक है, और नहीं आएगा तब बहुपद होगा। और कब किस किस कंडीशन में बहुपद होगा, जब x के पावर एक पूर्ण संख्या होगा। तो चेक कर लो, ये बटा में है x नहीं होगा, ये रूट के अंदर x है नहीं होगा। ठीक है, ये रूट के अंदर x है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर x है, यहाँ बटा में x है, रूट के अंदर x है। ठीक है, और एक जो बच गया सो आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप छांट कर चेक कर सकते हैं मेरे भाई। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, 12 13 हो गया, 14 देखो 14 है मेरे भाई कि इतना का घात क्या होगा। तो घात पहले इसका होल स्क्वायर करो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा, a प्लस बी पर बैठ जाएगा। a स्क्वायर कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कहने का मतलब है 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। और इंटू में क्या है, इंटू में है x क्यूब है, और माइनस में 8 है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इससे इसमें आप गुना कीजिएगा, x स्क्वायर से x3 में, तो x के पावर हो जाएगा 5, x के पावर 5। आपको घात कहने का मतलब है कि जो x के पावर जो जब सबसे बड़का पावर होगा वही आंसर जो है घात होता है। ठीक है, तो देखिए x के पावर तो 5 ना आएगा, इससे अब गुना कीजिएगा तो ऐसे कम आएगा, यानी आंसर जो है आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली आपका सही आंसर है। अब चलते हैं आगे।
आगे क्या है उसके ऊपर बात कर लो। 14 के बाद 15 देखो, कह रहा है इसका शून्य क्या होगा। मेरे भाई शून्य निकालने का तरीका समझो, आप शून्य निकालने का तरीका समझो क्या होगा। यहाँ बराबर में मान लो इसको जीरो, शून्य जब भी कहे ना निकालने के लिए तो बराबर में आप क्या मानिएगा, जीरो मानिएगा मेरे भाई। तो बराबर में मान लो जीरो, तो यहाँ पर करिएगा 2x², इधर माइनस में 6 उधर जाएगा तो प्लस में 6, तो 2 तिहाई 6 काट लो, यानी x बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस के साथ चढ़ेगा, मतलब एक गुल प्लस में √3 एक गुल माइनस में √3। ऑप्शन नंबर ए फोले पर इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है 15 के बाद 16 देखो मेरे भाई, इसका मान क्या होगा। पूछ रहा है ये बहुपद दे दिया और P2 का वैल्यू, x के वैल्यू दे दी 2 दिया, x के जगह पर 2 रखो तो 2 x के जगह 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे भाई, -8 और x के जगह पर रखो 2 और माइनस कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 4 दूना 8 -8 दूना 16 -12। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा -12, तो हो जाएगा 8 और माइनस कितना, दोनों को जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा। 16 12 कितना 28 और 8 और माइनस इसको मतलब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका सही आंसर है। अब चलते हैं आगे 15 16 के बाद 17 देखो, 17 क्या है मेरे भाई, 17 है यदि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। हमको व्युत्क्रम कहने का मतलब है कि एगो अल्फा है तो दूसरा 1/बीटा है। शून्यक न कह रहा है व्युत्क्रम है, देखिए शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एगो अल्फा है तो एगो 1/बीटा है, यानी अल्फा बीटा, अल्फा से बीटा में गुना करोगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा और बराबर 1। इसके बराबर फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1। c का वैल्यू कितना है तो कहिएगा -k है और a का वैल्यू कितना है 3 है और बराबर 1 है। तब यहाँ से k से मतलब 3 से 1 में गुना होगा तो k बराबर कितना होगा, k बराबर होगा आपका 3 इकाई 3, कैसे गुना होता है। यहाँ देखिए माइनस इस साइड नहीं रह सकता है, उस साइड जाएगा तो माइनस में आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी फॉर देवसेना आपका सही आंसर है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। 17 के बाद 18 देखो मेरे भाई, एकदम शानदार तरीके से 18 है इतना के बहुपद, जब भी 2 गो शून्यक देता है और बहुपद की संख्या पूछता है, जब भी 2 गो शून्यक देगा और बहुपद की संख्या पूछता है तो नो डाउट मेरे भाई इसका आंसर अनंत होगा। इसको आप याद रखिएगा, 2 शून्यक देगा और बहुपद की संख्या पूछेगा तो अनंत, वह कुत्ता बिलाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर संख्या पर √3 दे, √4 दे, 4 दे, 7 दे, 8 दे, मतलब 2 गो शून्यक देगा और बहुपद की संख्या पूछेगा तो अनंत होगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या होगा उसके ऊपर बात करते हैं। आगे है आपका आगे 18 के बाद 19 देखो, इतना का हमको क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, तो हमको जो वैल्यू चाहिए 5 × अल्फा + बीटा का वैल्यू चाहिए, 5 × अल्फा + बीटा का वैल्यू चाहिए हमें। देखिए ये तब ये बहुपद है, हमको इतना का वैल्यू चाहिए, तब 5 और अल्फा + बीटा का वैल्यू होता है -b/a। इसके जगह पर क्या होता है फार्मूला मेरे भाई, इसके जगह पर आप समझिए कि -b/a है ना, तो -b के वैल्यू कितना है मतलब 5, इसके जगह पर रखिएगा -b/a। तो बताइए कि यहाँ पर 5 और -b के वैल्यू कितना है 7, तो रखो 7 और a के वैल्यू कितना है 5, तो भाई 5 से 5 गया बोरा में, -7 आपका राइट आंसर होगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखो क्या है 19 के बाद 20 नंबर देखो, 19 के बाद 20 नंबर, इतना का वैल्यू क्या होगा। इतना बहुपद या त्रिघात बहुपद x² bx² + cx + d के शून्यक होता है, अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है -d/a। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है त्रिघात बहुपद में -d/a। यदि आपसे पूछता है अल्फा + बीटा + गामा तो आप कहिएगा -b/a, अल्फा + बीटा और गामा पूछता है तो क्या कहिएगा -b/a। यदि आपसे पूछता है मेरे भाई, यदि आपसे पूछता है अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा तो इसके बराबर फार्मूला होता है, इसके बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो हो जाता है c/a। इसको आप याद रखें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे क्या है देखिए मेरे भाई, 20 के बाद 21 समांतर श्रेणी समांतर हो, इतना 2 रेखाएं इतना दिया गया, इतना और इतना समांतर होता p का मान निकालना है। समांतर होता है तो बताइए, जब भी समांतर का कंडीशन आप पढ़े होइएगा कि समांतर का कंडीशन क्या होता है, 2 समीकरण समांतर हो तो उसका कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो जो नहीं है उसको छोड़ दो और जो है सो उसको निकाल लो। तो a1 का वैल्यू कहिएगा 5 है, a1 का वैल्यू कितना है, एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ पर
एक इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए A1 बटा A1 का वैल्यू है आपका 5 और A2 का वैल्यू है आपका 15। A2 का वैल्यू कितना है 15 और B1 का वैल्यू कितना है 5। P क्या है P और B2 का वैल्यू कितना है तो 9 है। क्या है 9 है। तो कहिएगा 5 तिहाई कितना होगा 15 और 3 तिहाई कितना होगा 9, यानी P बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा मेरे भाई। कैंचिया गुना कीजिएगा तो P बराबर कितना आएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल जो है आपका राइट होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 21 के बाद 22 नंबर देखो कि क्या होगा मेरे भाई। 22 नंबर, क्या नंबर 22, तो 22 क्या हो जाएगा, तो 22 क्या होगा उसके ऊपर बात करो। तो यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगा मेरे भाई। जब भी जो है रेखा प्रतिच्छेदी होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो सिर्फ एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। एक हल का दूसरा नाम होता है अद्वितीय हल, या इसी को हम संगत के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको आप याद रखें। ठीक है, अगर आपको ऐसे कहता कि आश्रित है तो अनेक हल होता। आश्रित कहने का मतलब एक ही रेखा पर डबल चौहर कर जाए, एक ही रेखा पर डबल चौहर कर जाए तो उसको आश्रित बोलते हैं। ठीक है, और कोई हल नहीं होगा मतलब रेखा ऐसे होगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, इसको आप याद रखें। अब चलते हैं आगे। 22 के बाद देखो 23 नंबर, क्या नंबर 23 क्या है, इतना बराबर तो x और y के वैल्यू हमें क्या होगा, x और y। देखो x और y का वैल्यू चाहिए हमें, क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए। देखिए ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। जो संतुष्ट करेगा ये मान उठाकर रख लो, काम रहे 35। इसको समीकरण बनाने की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई, यहाँ से मान उठाकर रखो। मान उठाकर रखोगे तो x के वैल्यू यदि 5 रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है x के वैल्यू 5 रखते हैं तब 5 पंचे 25 और माइनस y के वैल्यू 0 रखते हैं तब 25 माइनस 0 क्या 0 के बराबर होगा, नहीं हुआ 25 बराबर 0 हो गया, तो ये जो है ऑप्शन नहीं होगा। चलो ये वाला चेक करो, x के जगह पर 0 रखो तो x के जगह पर 0 रखो 0 हो जाएगा, 5 से 0 में गुना करो। y के जगह पर 0 रखो तो ये भी हो जाएगा 0, और मतलब 8 से 0 में गुना होगा तो 0, और यहाँ पर देखो तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, मतलब 0 माइनस 0 और बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, यानी ये जो है सेटिस्फाइड हो रहा है। अच्छा दूसरा का पहले चेक कर लो, ऐसी नहीं कर देना है, दूसरा का पहले चेक करो मेरे भाई। यहाँ x के जगह पर रखो 0 तो 0 हो जाएगा, y के जगह पर रखो 0, y के जगह पर 0 तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 यानी 0 बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं आगे। देखिए 23 के बाद 24, इतना है तो मूल समान है तो सी का वैल्यू चाहिए। मूल क्या है, समान है। मूल समान कहने का मतलब डी के वैल्यू 0 है, विवेचक क्या हो जाएगा 0, विवेचक बोलते हैं डी, यानी समान होता मूल तो डी बराबर 0 होता है। फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हमको सी का मान चाहिए मेरे भाई, बी स्क्वायर इधर माइनस में 4ac है, उधर जाएगा तो प्लस में 4ac हो जाएगा। हमको सी बराबर चाहिए, सी बराबर क्या लिखिएगा बी स्क्वायर, सी बराबर क्या लिखिएगा बी स्क्वायर, अब बटा में 4a आ जाएगा, मतलब बटा में क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा 4a। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आगे क्या है मेरे भाई, आगे देख लो, आगे अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ा कीजिए ध्यान से। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन नहीं है। देखिए इसको, ये इधर माइनस में है, देखिए ये पहले होगा कि नहीं, तो ये द्विघात समीकरण है, ये है। कैसे है, देखिए एक होल स्क्वायर कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, द्विघात समीकरण कहने का मतलब x के पावर 2 होना चाहिए। x के पावर क्या होना चाहिए मेरे भाई, x के पावर 2 होना चाहिए। तो कहिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कहने का मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4x, और बराबर में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 के कितना 12। देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर है ना, यहाँ x स्क्वायर घटाओगे इधर ले जाएगा तो तब पर भी तो आपका 2x स्क्वायर बचेगा, तो ये तब x के पावर 2 आ गया तो बहुपद तो होगा ना, और ये भी बहुपद होगा। माइनस में x स्क्वायर इधर है, इधर आएगा तो माइनस में, मतलब माइनस में हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी आपका बहुपद होगा। और ये होगा कि नहीं से देख लो, इसका फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर कहने का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब है 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस 2ab करने का मतलब है 2 तिहाई 6 रूट अंडर 2x बराबर में हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 4। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर आमने सामने बोरा में गया तो मेरे भाई
मेरे भाई हमको द्विघात समीकरण नहीं पहचाना था, x के पावर इसमें 2 नहीं मिला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा मेरे भाई। अब चलते हैं आगे, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, इसको याद रखिएगा। 25 के बाद 26 देख लो, का मूल हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। एगो मूल दिया 3, एक मूल कितना दिया, इतना द्विघात समीकरण का एक मूल दिया है 3, तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा मेरे भाई। एगो मूल दिया 3 तो दूसरा मूल, तो पहली बात इसको क्या कैसे बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आप लिख सकते हैं 4x, ये फैक्टर कर लो ना, माइनस कितना 3x और प्लस कितना 12 और बराबर कितना 0, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों में क्या है x है, x इंटू एक्स और माइनस कितना 4, माइनस 3 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस कितना 4 तिहाई 12 और बराबर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 बराबर भी 0 और x माइनस 4 बराबर भी क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी x बराबर कितना हो जाएगा 4, इधर माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस, सिंपल सी बात है, ये 0 है, ठीक है, यानी 3 और 4, तो एगो 3 दिया 4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। अब चलते हैं आगे, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी जो है आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो अब 26 देखो, 26 हो गया, 27 देखो, 27 क्या है मेरे भाई, इतना है तब मूल तो p प्लस क्यू का वैल्यू चाहिए हमको। अगर p और मूल दिया ना p और q, तो p प्लस q का वैल्यू चाहिए। क्या कैसे बना सकते हैं मेरे भाई, यदि आपको अल्फा और बीटा इसके जगह मान लेकर अल्फा देता और इसके जगह पर बीटा देता, तो कैसे बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम p प्लस q लिख सकते हैं। p प्लस q कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस b बटा ए, तो माइनस b का वैल्यू p है और बटा में a कहने का मतलब 1, बटा में 1 नहीं लिखते, इसको छोड़ दो, तो इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब आप करते हैं ना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर p और q है, तो फार्मूला होता है c बटा ए, तो c का वैल्यू कितना है, तो कहोगे q है और a के वैल्यू कितना है, तो 1 है, बटा में 1 नहीं लिखते, इसको मान लो समीकरण सेकंड। अभी मानने से पहले देखो यहाँ पर पी क्यू है, पी क्यू इधर प्लस क्यू है, इधर आएगा तो माइनस क्यू, बराबर में कुछ नहीं तो 0 मानोगे, बराबर में कुछ नहीं तो क्या मानोगे भाई, तो 0 मानोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा q, यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा q बराबर 0 और यहाँ पर हो जाएगा p बराबर, इधर माइनस में 1 उधर जाएगा तब प्लस में 1। अब बताओ हमसे पूछ रहा है p प्लस q का मान क्या होगा, तो p के वैल्यू 1 है और प्लस q का वैल्यू कितना है 0, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल जो है आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आगे, आगे देखो मेरे भाई 27 के बाद 28 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, इतना द्विघात समीकरण का विवेक्टर क्या होगा। विवेक्टर कहने का मतलब विवेचक, विवेक्टर कहने का मतलब विवेचक, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताओ बी स्क्वायर मतलब माइनस 13 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 169 माइनस 4, और a कहने का मतलब है 3 और c कहने का मतलब है 10। तो बताओ 169 माइनस 4 ये 12 दही कितना होगा 120, अब घटा 9 में से 0 गया 9 में से 0 गया 9 और 6 में से 2 गया 4 और 1 में से गया 0, यानी 169 मतलब कितना हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर कौन जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल आपका सही होगा। अब चलते हैं आगे 28 के बाद 29 देखो, इतना का मूलों का गुणनफल क्या होगा। इतना बहुपद दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, हमको मूलों का गुणनफल चाहिए। तो मेरे भाई मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, पहले गुना करो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसे इसमें गुना करो 2x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 5x प्लस में 5x। अब मूलों का गुणनफल करने का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बटा ए, तो सी के वैल्यू कितना, सी के वैल्यू कुछ नहीं है, एक है ई बी है और सी पता ही नहीं है, तो सी पता मतलब कुछ कांस्टेंट रहता तब ना सी का वैल्यू पता नहीं तो 0 मान लो, और ए का वैल्यू कितना है 2 है, 2 से 0 में मतलब 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका सही आंसर होगा। 29 के बाद 30 नंबर देखो कि 30 नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कौन समांतर श्रेणी है। मान लो कि दशमलव गायब है, 22 में से 2 के घटाओ कितना बचेगा 20, और 222 में से 22 को घटाओ तो कितना बचेगा 200। देखिए सार्वंतर समान नहीं ना आया, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समांतर श्रेणी कहने का मतलब है सार्वंतर समान आना चाहिए, तो सार्वंतर ये समान है ही नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा। तो आप देखिए अंतर ना समान आना चाहिए तब ना समांतर श्रेणी में होगा। देखिए इसका अंतर समान आता है कि नहीं, हाँ इसका आ जाएगा। देखिए यहाँ √7 और इसका वर्गमूल निकलिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2√7, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√7 और इसका कितना हो जाएगा 7 चौका 28 हो गया था 2√7 और 9 सते 63 मतलब 3√7, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा मेरे भाई 3√7। कैसे देखो यहाँ √28 है ना मेरे भाई, √28 को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर में आप लिख सकते हैं 4 गुने 7, इसलिए इसका वर्गमूल 2√7। सेम उसी प्रकार से इसका भी वर्गमूल √63 को क्या लिख सकते हैं, √63 को
आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रूट अंडर 9 सतह 63, 9 सतह 63 मतलब रूट 9 का वर्गमूल 3 गुने रूट अंडर 7 यानी 3 रूट 7 आया। अब अंतर देखो समान है, घटा लो, इतना बचेगा रूट 7, 2 गो रूट 7 में से एगो रूट से गया 7, 2 गो रूट 7 में से एगो रूट 7 गया, एगो रूट 7, यहाँ भी वही नियम है, यहाँ भी क्या बचेगा रूट 7। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट होगा, समांतर श्रेणी में यही होगा, अदर का चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं आगे, आगे देखो 31 नंबर क्या है मेरे भाई, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, एपी का कौन सा पद जो है शून्य है, तब बताओ मेरे भाई एपी का कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, क्वेश्चंस को देख लिया जाए जरा ध्यान से। पहले ए के वैल्यू देखो 12 दे दिया है, हम डी निकालेंगे तब फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद यानी -2 हो जाएगा। फार्मूला होता है ना डी निकालने के लिए, क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो देखो दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद वो कहोगे 10 है, पहला पद कितना है 12, घटा के -2 आएगा मेरे भाई, इसलिए डी बराबर डायरेक्ट लिख दिए -2। अब हमको कौन सा पद शून्य है, मतलब टीएन, जब भी कहेगा ना कि कौन सा पद शून्य है तो कहिएगा टीएन बराबर 0 दिया है। कौन सा पद शून्य है मतलब टीएन बराबर क्या दिया है 0 दिया है मेरे भाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टीएन बराबर क्या दे दिया 0 दे दिया, यानी टीएन बराबर फार्मूला होता है a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो आप लिख सकते हैं मेरे भाई a के वैल्यू कितना है तो 12 है, तो लिखो 12 और प्लस एन माइनस एन के वैल्यू, हमें एन के वैल्यू चाहिए, कौन सा पद मतलब एन का वैल्यू निकालना है, और कौन सा पद जैसे कहेगा था टीएन मतलब हमको एन का वैल्यू चाहिए, एन का वैल्यू पता नहीं है, और इंटू यहाँ पर डी के वैल्यू कितना है तो डी के वैल्यू -2 है तो -2 रख लो, और बराबर में क्या है 0 0 रख लो, तो हो जाएगा 12 और प्लस माइनस माइनस 2 से एन में गुना करो 2n और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना 2, और बराबर में कितना हो जाएगा 2 इकाई 2 ही ना होगा प्लस, तो बराबर में 0, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, इधर माइनस में 2n उधर जाएगा तो प्लस में 2n हो जाएगा, और 2 सतह कितना हो जाएगा 7, यानी n बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा A4 एप्पल जो है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे है सारबंतर क्या होगा। सारबंतर कहने का मतलब इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, तो सारबंतर डी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो बताओ दूसरा पद -1 है माइनस, और पहला पद कितना है -5 तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो -1 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 4 के बराबर होगा, यानी माइनस प्लस की प्लस, प्लस में ज़्यादा है प्लस होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट होगा। अब चलते हैं आगे, आगे देखो मेरे भाई आगे क्या है 32 के बाद 33 देखो, इतना सारबंतर करा यदि समांतर श्रेणी का पहला पद डी और सारबंतर डी है तो प्रथम एन पदों का योगफल, बताओ प्रथम एन पदों का योगफल क्या होगा, ये फॉर्मूले ना होता है, कौन नहीं जानता है कि प्रथम एन पदों का योगफल n/2 और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ऐसे ये क्या है फॉर्मूला है मेरे भाई। अब चलते हैं आगे, आगे देखो 33 के बाद 34, T5 का वैल्यू चाहिए हमको, क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, समांतर श्रेणी दिया गया है, एनवा पद इतना दिया है, एनवा पद Tn बराबर इतना T5, तो n के जगह पर 5 रख दो ना मेरे भाई, n के जगह पर क्या रख दो 5, तो हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा T5 बराबर 3 और -4, और n के जगह पर कितना रखना है 5, तो हो जाएगा 3 -4 5 कितना 20, घटा के -17, घटा करके कितना होगा -17, A4 एप्पल जो है आपका सही होगा। अब चलते हैं आगे 34 के बाद क्या नंबर देखोगे 35, तो 35 देखो मेरे भाई 35 क्या है, समांतर से सामान्य पद इतना है तो इसका सारबंतर क्या होगा, सामान्य पद पहले तो यहाँ से आप एपी निकाल लो, पहले यहाँ से आप क्या निकाल लो मेरे भाई एपी निकाल लो। तो एपी कैसे निकालते हैं, तो एपी निकालने के तरीका देखो, पहले एन के जगह पर 1 रखो, अभी जैसा ऐसे देगा ना कहेगा सारबंतर निकालने के लिए, तो एन के जगह पर 1 2 3 रख कर आप देख लीजिएगा और एपी ज्ञात कर लीजिएगा। तो 5 इकाई 5, 1 रखोगे तो 5 इकाई 5, और 17 में से 5 गया तो 12, ठीक है, और 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, 17 में से 10 गया तो कहेंगे 7, और 3 रखेंगे 5 3 15, 17 में से 3 रखेंगे तो कितना 5 15, 5 15 और 17 में से 15 गया तो कहेंगे 2। अब हमको सारबंतर चाहिए, सारबंतर का चाहिए मतलब डी चाहिए मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 माइनस 12 घटा के -5 होगा ना, घटा के -5, तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली जो है आपका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं आगे, आगे क्या है विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, विषम प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, आपका ये जो है आपका आंसर हो जाएगा D4 देवसेना। यानी कैसे, अगर आपसे कहता है प्रथम 11 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो है
योगफल क्या होगा, तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, बात रहे खत्म। उसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर। जैसे 11 कहेगा प्रथम 11 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो कहिएगा 11 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। यदि कहता है प्रथम 13, अगर कहता है आपको प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप विषम में ना है 13, तो 13 के स्क्वायर कर दीजिएगा 169। ये फार्मूला ही होता है, ठीक है, फार्मूला टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं मेरे भाई। अब चलते हैं आगे। 36 के बाद 37 देखो, समांतर श्रेणी में होता है x + y का वैल्यू चाहिए हमें, x + y का। तो मेरे भाई सब आपस में बराबर होगा कि नहीं, समांतर श्रेणी में होता है, डी जो है सार्वभौमंतर समान होता है, सार्वभौमंतर समान होता है, तो आप सबको आप निकाल सकते हैं सार्वभौमंतर। देखिए इसमें से इसको घटाओ, तो x माइनस कितना हो जाएगा 18, x माइनस 18, फिर इसमें से इसको घटाओ तो कितना होगा y माइनस x, और फिर इसमें से इसको घटाओ तो -3 और माइनस y, इसको घटा लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 18, हमको x + y का वैल्यू चाहिए, तो इसको आप छोड़ दो, हमको x प्लस, तो उधर माइनस में y है, इधर आएगा तो प्लस में y हो जाएगा, और बराबर में यहाँ रख लो -3, तो हो जाएगा x और प्लस y बराबर कितना -3, इधर माइनस में 18, उधर जाएगा तो प्लस में 18, यानी क्या हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा मेरे भाई, x + y का वैल्यू 15 हो जाएगा। घटा करके देख लो कितना हो जाएगा 15, 18 में से 3 गया 15, D4 देवसेना जो है आपका सही होगा। अब चलते हैं आगे देखो मेरे भाई, 37 के बाद 38, पूरक हो तो किसका मान हमको कह रहा है, एक दूसरे के पूरक है, तो बताइए साइन का भी पूरक हो सकता है, साइन कॉस के पूरक है, साइन किसके पूरक है, कॉस के पूरक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए सेक ए बराबर कोसेक बी, ये हो सकता है, ये tan नहीं होगा, ये कट नहीं होगा, मतलब बी जो है सही होगा, ठीक है। सेक ए बराबर कोसेक बी, ये पूरक वाला घटना है, तो सेक जो है कोसेक का पूरक होगा, साइन कॉस का, tan कॉट का, सिंपल सी बात है। आप चलते हैं आगे देख लिया जाए। 39 नंबर, इतना बराबर फार्मूला क्या होगा, तब बताइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तब बताइए साइन कहाँ है, यहाँ पर, फाई की जगह पर फाई रख लो, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ए फॉर एप्पल सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे देखो 39 के बाद 40, इतना बराबर क्या होगा मेरे भाई, ये कह रहा है कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री कहने का मतलब है दोनों में से कोई एक चेंज करो, इसको चेंज करते हैं, ये पूरक वाला कहानी है, ये पूरक वाला कहानी है, मतलब एक दूसरे को क्या करो, चेंज करो। तो कॉस स्क्वायर कितना है 27 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ लिख लो 90 डिग्री, और माइनस की जगह पर लिख लो 27 डिग्री, और माइनस में लिख लो यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना डिग्री 63 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना डिग्री 63 डिग्री। तो मेरे भाई यहाँ पर कहिएगा साइन स्क्वायर 90 में से 27 जाएगा तो साइन स्क्वायर कितना बचेगा 63 डिग्री, और माइनस में कितना है साइन स्क्वायर कितना है, तो साइन स्क्वायर 63 है। तो बताओ साइन स्क्वायर 63 माइनस साइन स्क्वायर 63 जीरो होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। अब चलते हैं आगे क्या है 40 के बाद 41, देखो इतना कब सत्य होता है, एनसीईआरटी बुक का सवाल है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य होता है जब थीटा बराबर क्या, तो मेरे भाई जीरो होगा। तब देखिए कैसे ये आपका देवसेना आपका सही आंसर, मतलब जीरो आपका सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर कैसे होगा उस बात को समझिए। साइन 2 थीटा है, क्या है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर देखिए थीटा के जगह पर जीरो रखो, थीटा के जगह पर आप जीरो रखोगे तो 2 से 0 में गुना होगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि साइन 2 और गुने 0 और बराबर 2 साइन और यहाँ पर रखो 0, ठीक है। तो 0 तो साइन 0 2 से 0 में गुना करो क्या होगा 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और बराबर में क्या हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू फिर से 0, और 0 से 2 में गुना करो 0 बराबर 0, यानी थीटा को कौन सा मान को सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन सी मान को संतुष्ट कर रहा है, तो कहिएगा जो है 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा डी होगा। अब चलते हैं आगे देख लो मेरे भाई अगला का क्वेश्चन क्या है। 41 के बाद देखो 42, इतना बराबर इतना है तो tan थीटा का मान क्या होगा, मतलब साइन थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए इस ट्रिपलेट की कहानी, मतलब यहाँ पर ये समझिए ये p का वैल्यू हो गया और ये h का वैल्यू हो गया, और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए b, तब b निकालोगे तो 3 हो जाएगा। ट्रिपलेट वाला कहानी 4 3 5 ट्रिपलेट वाला कहानी हो गया, मतलब b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, हमको tan चाहिए, tan बराबर फार्मूला होता है p/b, तब p के वैल्यू कितना है, तब p के वैल्यू है मेरे भाई 4 और b के वैल्यू कितना है 3, तो 4/3 आपका आंसर जो है c आपका सही होगा। अब चलते हैं आगे देख लो आगे क्या है, इतना होता सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो पहली बात मेरे भाई इतना बराबर फार्मूला क्या होगा, तो सेक स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ना 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस
यहाँ पर तो माइनस आपका टेन स्क्वायर थीटा यहाँ वाला लिख दिए, लेकिन इतना बराबर फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर बुरा में गया, यानी इसको मान रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ा, यानी आपका जो है डी सही होगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका 1 हो जाएगा। अब उसके 43 के बाद अब चलते हैं 44। मेरे भाई 44 क्या है, 44 देखो इतना का मान क्या होगा, इतना का मान सब एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है मेरे भाई, इतना का मान क्या होगा, तो 1 - tan 45 का होता है 1 के स्क्वायर करो 1 बटा में कुछ भी रहे, लेकिन 1 - 1 है तो जीरो है ना होगा मेरे भाई, यहाँ पर कुछ भी रहे बटा में, लेकिन 1 - 1 तो जीरो होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या 0 बटा कुछ होगा तो जीरो होगा, मतलब जीरो के किसी भी संख्या से भाग देते हैं या कुछ से भाग देंगे तो जीरो होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल आपका सही होगा 1 यानी 0। ठीक है मेरे भाई, यानी यहाँ बराबर में 0 ना आएगा। ठीक है, आगे चेक करने की इसका आवश्यकता ही नहीं है। अब चलते हैं आगे, आगे देखो आगे क्या है, 44 के बाद 45 देखो मेरे भाई, इतना का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा, तो आपसे हम बता दें 3 और कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, तो स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर कर दो, और 3 × 1/3, 3 से 3 गया बोरा में, यानी 1 आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब चलते हैं आगे, आगे देखो मेरे भाई, आगे है इतना का वैल्यू हमें क्या होगा। देखिए आपको इसमें त्रिकोणमिति में याद करवाया गया होगा 30 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ दिया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, देखिए cos 180 डिग्री का मान ही होता है -1। क्या होता है cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है मेरे भाई, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे देखो तो 2 - 2 cosec स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, 2 - 2 cosec स्क्वायर। तब मेरे भाई यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा cosec स्क्वायर ए। ठीक है, और बताओ मेरे भाई कि यहाँ पर 2 है तो बराबर में लिखो फिर से 2, और यहाँ पर माइनस में cot स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में cot स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पहले cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1। तो मेरे भाई यहाँ से हमको से पूछ रहा है 1 - cosec स्क्वायर, तो 1 - cosec स्क्वायर, मान लो कि -cot स्क्वायर अपने साइड में है। ठीक है, तो हो जाएगा 1 और माइनस में क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर, तो देखिए -cot स्क्वायर बराबर क्या 1 - cosec स्क्वायर, तो मतलब 1 - cosec स्क्वायर कर क्या रख दीजिएगा, तो -cot स्क्वायर। अब गुना करोगे तो माइनस में 2 cot स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कौन डी। अब चलते हैं आगे, 47 के बाद 48 देखो इतना बराबर क्या होगा, कह रहा है कि a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1, तो cot x का वैल्यू क्या होगा, सिंपल सी बात है क्या होगा, तो कहिएगा यहाँ सबसे पहले यहाँ पर sin x का वैल्यू करो, तो sin x बराबर क्या हो जाएगा, sin x बराबर 1, तो 1 आइए चलाएगा बटा में, और यहाँ पर कहिएगा अब बताओ cos x का वैल्यू क्या होगा, cos x बराबर 1, तो 1 ये वाला चलाएगा बटा में। हमको cot चाहिए, cot बराबर फार्मूला होता है cos, मतलब थीटा है तो थीटा रखो, x है तो x रखो, cos x बटा sin x, ये तो फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा फार्मूला। लेकिन हमको इसका मान रखना है तो मान रखो cos x के जगह पर 1/b हाई पूरे के बटा 1/a 1/a ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, मतलब कैसे आता है यहाँ से देखो यहाँ पर कैसे आता है मेरे भाई, कैसे आता है इस बात को समझो। तो 1/b है तो 1/b लिखो, 1/b, और ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, यानी 1 से 1 बोरा में a/b इज द राइट आंसर। a बटा क्या हो जाएगा, a/b जो है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, a/b। अब चलते हैं आगे, आगे देखो मेरे भाई 48 के बाद 49, sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होगा, इतना का मान क्या होगा मेरे भाई, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो यहाँ भी थीटा समझ लो, इसको भी थीटा समझ लो, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है और -1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ए फॉर एप्पल जो है आपका सही होगा। अब चलते हैं आगे, 49 के बाद 50 देखो, 50 देखो मेरे भाई, 50 क्या है, इतना का वैल्यू हमें चाहिए, इतना का वैल्यू चाहिए, लाइट दिखाई दे रहा है ना। चलो अब आगे देखो मेरे भाई, -tan स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस sin स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में tan स्क्वायर ए
माइनस में tan स्क्वायर ए और प्लस में 1 और बटा कितना लिखिएगा 1 माइनस साइन के जगह पर cos स्क्वायर ए लिख लो, सिंपल सी बात है, फार्मूला होता है। तो मेरे भाई माइनस में tan स्क्वायर, माइनस में क्या है tan स्क्वायर ए और प्लस में 1 बटा cos कहने का मतलब है sec स्क्वायर, 1 बटा cos कहने का क्या मतलब है sec स्क्वायर ए मेरे भाई, sec स्क्वायर ए। तो बताओ sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1। आपका आंसर जो है बी फॉर बाहुबली सही होगा। देखिए पहले आप इसको ऐसे लिख देते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो माइनस में है, हो गया बराबर 1 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। आप चलते हैं आगे। आगे देखो मेरे भाई, आगे कितना अच्छा क्वेश्चन है। 51, जैसे ये 50 हो गया, 51 देख लो। 51 क्या है मेरे भाई, इतना का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि एक दूसरे के पूरक है, तो इसका बराबर 1 होगा और एक दूसरे के पूरक है, इसके बराबर भी 1 होगा। तो 1 माइनस 1 मतलब 1 के स्क्वायर करो 1 और 1 माइनस 1 क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर कौन जो है आपका सही हो जाएगा, देख लिया जाए। ये बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कौन जो है आपका सही है उसको देखो कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। कौन होगा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखो इतना का वैल्यू चाहिए हमें, इतना का वैल्यू। यहाँ भी थीटा बुझा रहा है कि नहीं 60 और यहाँ भी 60 बुझा रहा है कि नहीं। कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट 60 लिख लो और इंटू में क्या है यहाँ पर tan 60 मतलब गुना में है ना tan 60। तब बताइए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला। थीटा समान है, इसको मान रखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा या tan थीटा इंटू कॉट थीटा या कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। आगे देखो क्या है, आगे देखा जाए। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, इतना का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इसको आप समीकरण इसको इतना के फर्स्ट मान लीजिए। क्या करो आप इतना को फर्स्ट मान लो, ये समीकरण फर्स्ट मान लो और एक और यहाँ से मान लीजिएगा कोसेक स्क्वायर फाई है तो फाई मानो और माइनस में कॉट स्क्वायर फाई और बराबर 1। अब इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकेंड आप सॉल्व करके थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को वर्ग करके जोड़ने पर कीजिएगा तो आपका जो है लास्ट में जो फाइनली आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसको बना लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। 100 में से आपको कितना बनाना है, मात्रा में 50। आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई ठीक है, और एका दुक्का आपको दिमाग से बाहर भी जाएगा तो डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। आपको बनाना कितने हैं, मात्रा में 50। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे देखिए इसके बाद आपका ये आंसर क्या हो जाएगा। 53 के बाद 54 देखो, 53 के बाद कितना हो जाएगा 54। तो 54 देखो कोसेक 30 डिग्री कोसेक, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इससे पहले वाला का मेरे भाई, इससे पहले वाला के आंसर जो है 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर होगा। इसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आप जो है निकालिएगा तो क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 2y होगा। इसको कंफर्म रहे। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखो 54 नंबर, इतना का मान क्या होगा। तो मेरे भाई बता दो कि इतना का वैल्यू कितना होता है। बताओ कोसेक 30 डिग्री कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, तो सेक 60 का भी वैल्यू कितना होता है 2। ये इसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट होगा। अब चलते हैं आगे देखो इतना बराबर क्या होगा, इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो अब देखो अगर थीटा के जगह पर 20 रख दो काम 35 हो जाएगा। थीटा के जगह पर 20 रखो तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60। थीटा के जगह पर गुना में करके आप 20 रखोगे तो कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60 मतलब 2 कॉस कितना 60 और बराबर 1। थीटा के जगह पर रखो 1 को सैटिस्फाइड करेगा तब होगा सही। तो 2 कॉस के जगह पर आप रख लो कितना कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो 2 से 2 गया बोरा में और बराबर 1 यानी 1 बराबर 1 यानी सैटिस्फाइड कर गया 1 बराबर 1 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा मेरे भाई। आप चलते हैं आगे देखो आगे क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। 55 हो गया, 55 के बाद आप 56 देखें, इतना का वैल्यू क्या होगा। इतना का वैल्यू क्या होगा, पहली बात यहाँ पर ये क्या चीज़ का वैल्यू है, ये पी का है। साइन थीटा बराबर दिया ना, तो ये पी का है और ये क्या चीज़ का है बी का है। तो आप एच निकालिएगा तो क्या होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको क्या चाहिए कॉस बी चाहिए और इतना बराबर फार्मूला होता है बी बट्टा एच। तो बताओ बी का वैल्यू कितना है, तो कहोगे बी का वैल्यू छोटका बी यानी पी बट्टा
सॉरी रुक जाइए, एक मिनट मेरे भाई, इसको इरेज करते हैं। देखो यहाँ पर ये है p के वैल्यू और ये क्या चीज़ का वैल्यू है, ये h का वैल्यू है। हमको क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। तो रूट अंडर b निकालने के लिए h स्क्वायर करेंगे, h स्क्वायर कहने का मतलब b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस a स्क्वायर h स्क्वायर फार्मूला क्या है b निकालने के लिए, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कहने का मतलब a स्क्वायर। ठीक है, तो ये b का वैल्यू हो गया। हमको cos b चाहिए, फार्मूला क्या होगा b बटा h। तो मेरे भाई b का वैल्यू है रूट अंडर कितना, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा h का वैल्यू, तो h के वैल्यू है आपका b, यानी रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b। ऑप्शन नंबर कौन है, A4 एप्पल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आगे देखो मेरे भाई 56 के बाद 57, इतना का वैल्यू क्या होगा, इतना का वैल्यू क्या होगा। तो बताओ, हमें इतना बराबर 2 दिया है, tan a प्लस cot a बराबर 2 दिया है, इतना का वैल्यू चाहिए। तो इतना बराबर फार्मूला क्या जानते हैं मेरे भाई, एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो कहिएगा a प्लस b मतलब tan a प्लस cot a इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2ab कहने का मतलब है tan a इंटू cot a, tan a इंटू cot a। तो मेरे भाई इतना का वैल्यू कितना है, तो 2 है ना, इतना बराबर 2। तो रख दो इतना के जगह पर 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो और माइनस 2 और tan a इंटू cot a फार्मूला होता है 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 यानी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई घटा के। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं आगे देखो मेरे भाई 57 के बाद 58, कोटि और दोनों ऋणात्मक किस में होगा, तो दोनों ऋणात्मक होगा तीसरा में, दोनों ऋणात्मक तीसरा में, प्रथम में प्लस, दूसरा में माइनस प्लस और चौथा में प्लस माइनस, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखो आगे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों ऋणात्मक ये हो जाएगा। अब देखो इतना के बीच की दूरी चाहिए मेरे भाई, बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है। बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बीच की दूरी चाहिए, सिंपल सी बात है। बीच की दूरी तो देखो 2 बिंदु दे दिया है, दूरी सूत्र आपको पता है कि क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब यहाँ पर फिर से रखो, तो बताओ कि x2 का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा -6 है और x1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो 8 है। तो इसका आप स्क्वायर कीजिए और प्लस y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू यहाँ पर 2 रखो और y1 का वैल्यू कितना है, 0 है, इसका स्क्वायर करो। तो मेरे भाई 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 के स्क्वायर 196 और प्लस 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू में 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, मतलब जो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। क्या आप 200 को 100 गुण 2 लिख सकते हैं, तो कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल 100 का वर्गमूल होता है 10 और रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 10 और रूट कितना, तो मेरे भाई 10 और रूट कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं मेरे भाई आगे देखो क्या है, 59 के बाद 60 देखो, 60 है निम्नलिखित x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु, x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। यहाँ पर मूल बिंदु सिर्फ बिंदु दिया है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट दिया, यहाँ मूल बिंदु होता है। क्या होता है मेरे भाई, मूल बिंदु स्पष्ट नहीं दिया, इंग्लिश में स्पष्ट दिया है ओरिजिन। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखो मेरे भाई आगे क्या होगा, x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, इसको भी याद रखें। अब चलो आगे 60 के बाद 61 देखो मेरे भाई, 61 है, इतने के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मेरे भाई मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, बता दो मध्य बिंदु का नियामक। तो 2 को बिंदु दिया, 2 को क्या दिया, बिंदु दिया, तो एक रेखा दिया, मान लो यहाँ P है, यहाँ Q है और इसका दे दिया 4 और कॉमा -5 और इसका मान दे दिया 8,7 और हमको मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु के नियामक। तब बताओ मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु मान लो P है तो फार्मूला होता है x1 + x2 बटा 2। तो x1 + x2 मतलब P बराबर निकालेंगे तो मध्य बिंदु का फार्मूला x1 + 2 बटा 2, y1 + y2
y1 प्लस y2 बटा 2। तो मेरे भाई ये तो फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। तो बताओ x1 का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 8 है और बटा 2। और बताओ y1 का वैल्यू कितना है, कहोगे -5 है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 7 है, y2 का वैल्यू कितना है 7 है बटा 2। तो मेरे भाई 8 और 4 12, 2 से काटेगा तो 6 मरतबे 7 में से 2 के घटाओ तो कितना हो जाएगा 2 बटा 2 यानी 1 मरतबे कट जाएगा, यानी हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा 6,1। 6, ऑप्शन नंबर 1 कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे देखो 61 के बाद 62। मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, दूरी ये होता है, मूल बिंदु से दूरी पूछे तो फॉर्मूले होता है क्या, √x² प्लस y²। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ये फार्मूला है, सिंपल सी बात है। 62 के बाद 63 देखो, संरेख हो तो इसका मान क्या होगा, संरेख हो तो a बराबर क्या होगा मेरे भाई, संरेख है। जब भी संरेख वाला कंडीशन कहता है तो आप थोड़ा सा इस प्रकार से बना ले। ठीक है, और यहाँ पर a लिख ले, यहाँ b लिख ले, यहाँ c लिख ले। और a के वैल्यू कितना दिया है 1,2 दिया है, और b के वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, तभी के वैल्यू दिया -5 और -6 -5, और c के वैल्यू दिया 1,-2। देखिए संरेखिक आता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मान लीजिएगा, शून्य। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है शून्य। ठीक है, शून्य। तो इसके बराबर फार्मूला हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये तो आपका फार्मूला है मेरे भाई, और बराबर में रख लो इसको 0। तब बताओ x1 का वैल्यू कितना है, कहोगे 1 है, और y2 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो कहोगे 6 है, और y3 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर माइनस में 2 है तो माइनस प्लस 2 कर लो। और x2 का वैल्यू कितना हो तो कहिएगा मेरे भाई 6 है, और y3 का वैल्यू कितना है, कहोगे -2 है, और y1 का वैल्यू कितना है, कहोगे 2 है तो माइनस में रखो 2, और x3 का वैल्यू कितना है, कहोगे -2 है तो -2। x3 का वैल्यू a है, x3 का वैल्यू क्या है मेरे भाई a है, और y1 का वैल्यू कितना है, कहोगे 2 है, माइनस y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू 6 है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो मेरे भाई इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 और 2 8, 8 इकाई 8 और 2 कितना, 2 हो जाएगा 4, 2 4, तो 6 चौका 24, तो माइनस में हो जाएगा 24, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 6 में से 2 गया 4, तो माइनस 4a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a, और बराबर में 0। तो मेरे भाई ये इसको क्या हो जाएगा, आप जो है 24 में से इसको घटाओगे तो माइनस में हो जाएगा 16, माइनस में क्या हो जाएगा 16, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा माइनस में 4a, तो माइनस से माइनस गया बोरा में, या 4 चौका कितना हो जाएगा 16, यानी a बराबर कितना होगा 4, a बराबर कितना होगा 4। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ मेरे भाई, a बराबर इसमें इसका संरेख है आपका 7 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखो, रुको 1 मिनट देख लिया जाए फिर से। देखो मेरे भाई ये संरेख कहा है, इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा, और फार्मूला होगा x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, और प्लस में यहाँ पर x3 इंटू y1 माइनस y2। ये तो आपका फार्मूला है, बराबर में रख लो 0। संरेख का है तो मेरे भाई x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू 1 रखो। ठीक है, y2 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से देखो 6 है, और y3 का वैल्यू कितना है, माइनस मिलकर प्लस में 2 है, और x2 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो माइनस में आपका 5 है, और y3 का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा -2 है, और y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू है आपका 2, तो यहाँ पर लिख लो माइनस में 2। ठीक है, और आप यहाँ से x3 का वैल्यू कितना है, तो x3 का वैल्यू है प्लस में a, तो आप लिख लो a, और यहाँ पर y1 का वैल्यू कितना है, तो मेरे भाई x3 का वैल्यू ये हो गया, y1 का वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 रखो। y2 का वैल्यू कितना है, तो कहोगे 6 है, तो माइनस में 6 करो, माइनस में क्या करोगे 6 करोगे, और बराबर रख लो 0। ठीक है, तो हो जाएगा 6 2 8 इकाई 8, और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस 5, 2 4 4 5 कितना 20, और प्लस में कि माइनस में था, माइनस में 6 में से 2 गया था 4, माइनस में 4a हो जाएगा, बराबर में 0, तो हो जाएगा 28, और बराबर में कितना
4a, तो 4 सते कितना 28, यानी a बराबर कितना हो गया मेरे भाई 7। ए फॉर एप्पल इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे। आगे देखो मेरे भाई 63 के बाद 64 इतना से होकर गुजरेगी, किससे होकर गुजरेगी, एक्स वाई के वैल्यू इतना 7 दिए। देखो वाई के वैल्यू 7 कोस में है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, पहले एक्स होता है बाद में वाई, तो वाई के वैल्यू 7 रहना चाहिए। ए में नहीं है, ए में नहीं है, ए में है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 64 के बाद 65 देखो, 65 क्या है कि बीच की दूरी क्या होगा, किसका बीच की दूरी पूछ रहा है, वाई अक्ष से, वाई अक्ष से कह रहा है, वाई अक्ष से कहे तो इसका वैल्यू बताना, वाई अक्ष से 4 होगा, वाई अक्ष से क्या होगा 4 होगा। अगर आपको एक्स अक्ष से कहता तो 6 होता, लेकिन वाई अक्ष से पूछा है तो 4 होगा, इसकी दूरी क्या होगा 4 होगा। अब चलो आंसर आगे चलते हैं। 65 के बाद 66 देखो मेरे भाई क्या कहा, इतना लेमडा और अंतः विभाजन करता है, तो अंतः विभाजन करता है, हमको y का निर्देशांक चाहिए, y का ही निर्देशांक चाहिए। तो y का निर्देशांक चाहिए तो क्या लिखिएगा, एक ये ले लो, ठीक है मेरे भाई, एक ये ले लो और 2 गो बिंदु दिया है, 2 गो बिंदु दिया a, बी और ए को क्या दिया है, तो ए को दिया है मेरे भाई सी कॉमा डी। हमको ए बी है, ए है और यहाँ पर आपका बी है, ए और बी है, क्या है ए और बी है, बीच में एक बिंदु मान लिया जाए पी है, पता नहीं कुछ होगा हमको उसमें क्या, हम मान लो यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, हमको वाई निर्देशांक चाहिए, वो एक्स निर्देशांक नहीं चाहिए। और लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तो यहाँ पर लेमडा मानो, यहाँ पर 1 मानो, ठीक है, तो लेमडा अनुपात 1 आ गया। हमको वाई के वैल्यू चाहिए, तो वाई निर्देशांक के लिए फार्मूला ही होता है मेरे भाई my2 क्या हो जाएगा, y निर्देशांक क्या रहता है, my2 कहने का मतलब m के जगह पर रखो लेमडा, my2, तो y2 के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y2 का वैल्यू हो जाएगा d, तो my2 प्लस ny1, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 और ny1 तो b, तो लेमडा d प्लस b और बटा में क्या हो जाएगा m प्लस n, मतलब लेमडा प्लस कितना, तो लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। देखिए y निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है ना मेरे भाई, y निर्देशांक कहेगा तो ये फार्मूला लिखते हैं my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, इसका ही तो मान बैठा दिए हैं, ये m था और ये क्या था n, इस सब का मान बैठा दिया गया। y का वैल्यू जो है कितना आ गया, लेमडा डी प्लस बी बटा लेमडा प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल आपका सही होगा मेरे भाई, इसको याद रखें। अब चलते हैं 66 के बाद 67 देखो, इतना का वैल्यू क्या होगा, क्या कर रहा है क्वेश्चंस में, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना और इतना हो तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। मेरे भाई केंद्रक का निर्देशांक पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से देखो। एगो वृत्त दिया है, ठीक है, एगो व्यास दिया है और व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है, एगो के दिया 8, -6 और एगो के दिया मेरे भाई -8 और 6, ठीक है, और इसके केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। तो केंद्र बोले तो ये वाला, केंद्र का निर्देशांक, तो वृत्त के केंद्र मध्य बिंदु है ना मेरे भाई, तो मध्य बिंदु का फार्मूला अभी बताया है ऊपर में, फार्मूला होता है ये मध्य बिंदु मान लो ओ है, इसका हमको निर्देशांक निकालना है, तो हो जाएगा 8, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2, तो 8 प्लस की जगह पर हो जाएगा -8, माइनस कितना 8 और बटा में कितना 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे -6 और +6 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो इसमें से इसको घटाओ 0, 0 बटा 0, इसमें से इसको घटाओ 0, 0 बटा 0 मतलब 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका राइट होगा। अब चलते हैं आगे, यानी भाग दोगे तो 0 ही ना आएगा भाई घटा करके, ठीक है। अब 67 के बाद 68 देखो, इतना का मान क्या होगा, क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का केंद्र कितना दिया, उसके 2 शीर्ष दिया है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, एक त्रिभुज दिया मेरे भाई, एक क्या दे दिया त्रिभुज, यहाँ पर मान लो ए दिया, यहाँ बी दिया, ए का निर्देशांक मान लो नहीं दिया, 2 शीर्ष दिया है, एक दे लो 3,4 दिया है और एक शीर्ष दिया है 5, -6, हमको ये वाला शीर्ष पता नहीं, x, y मान लो, ठीक है, और केंद्र का आपका दिया है, केंद्र कितना दिया है 4,0 दिया है, केंद्रक आप मान लो जी, आपका केंद्रक निकालने का फार्मूला होता है, केंद्रक निकालने का क्या होता है फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में कितना 3 और फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा 3, ये आपका फार्मूला है मेरे भाई। जी का निर्देशांक दिया है 4,0 मतलब केंद्रक दे दिया, और x का वैल्यू x1 का वैल्यू कितना है कहिएगा 3 है, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 5 है, x2 का वैल्यू कितना है 5 है और प्लस x3 का वैल्यू कितना है x है, मतलब x
है, ठीक है, और हमको इसी का वैल्यू चाहिए, मतलब तीसरा शीर्ष चाहिए, और यहाँ बटा में 3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, y1 का वैल्यू कितना है तो कहोगे 4 है, और प्लस में y2 का वैल्यू कितना है कहोगे -6 है, y3 का वैल्यू कितना है कहोगे प्लस में y है, और बटा में कितना है 3 है। तो देखिए x वाला के बराबर y वाला के बराबर, तो मेरे भाई आपका जो है क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ध्यान देना क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे ये इस 5 और 3 8 प्लस x बटा 3, तो कहेंगे 5 3 8 और प्लस x बटा 3, x वाला के बराबर करो तो हो जाएगा x वाला के बराबर, मतलब बराबर में 4 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर y वाला के बराबर करो तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया था -2, यानी y और प्लस में कि माइनस में, तो कहेंगे -2, माइनस में क्या हो जाएगा, घटा करके -2, और बटा में कितना, तो बटा में 3 कॉमा में है, और y-2 बटा में 3, और ये y के बराबर होगा, यानी बराबर में 0, x वाला के बराबर y वाला के बराबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12, यानी 8 प्लस x बराबर 4 तिहाई 12, और यहाँ से लिख सकते हैं आप, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 से 0 में गुना करो 0, यानी y-2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई, इसको आप याद रखें। और यहाँ से लिखिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12 और माइनस कितना 8, 12 माइनस 8, और यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 2, तो हो जाएगा x बराबर कितना 4 और कॉमा 2, यानी 4, x के वैल्यू 4, y के वैल्यू 2, तो 4,2, ऑप्शन नंबर बी जो है बाहुबली आपका सही होगा, 4,2। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखो मेरे भाई, इसको हम इरेज करते हैं, आगे देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पर लाइट आ रहा है, देखो देखिए मेरे भाई 68 हो गया, 68 के बाद 69, देखो 68 के बाद 69 देखो 69 क्या है, 68 हो गया 69, इतना किस पद में है, कौन सा पद में अभी बताए हैं, माइनस प्लस दूसरा में, माइनस प्लस किस में, दूसरा में, और प्लस माइनस किस में, प्लस माइनस चौथा में, प्लस माइनस चौथा में, प्लस प्लस पहला में, माइनस माइनस तीसरा में। ठीक है मेरे भाई, आपका आंसर बी राइट होगा। अब चलो आगे क्या है, 69 के बाद 70 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन से मेरे भाई, x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि का मान क्या होता है, x अक्ष पर 0 होता है, सिंपल सी बात है, और y अक्ष पर भी कहे तब पर भी क्या कहेंगे, x अक्ष पर सभी बिंदु का कोटि का मान 0, और कहेगा y अक्ष पर x नियामक क्या होता है 0। ठीक है मेरे भाई, इसको आप याद रख सकते हैं। 70 के बाद 71 देखो, समरूप वाला कंडीशन है, क्या है, समरूप है, त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, कौन, एंगल A बराबर 42 डिग्री। देखो समरूप है ना, समरूप है तो एगो त्रिभुज बनाओ, एगो क्या करो, त्रिभुज बनाओ। यहाँ पर देखो एगो त्रिभुज इधर बना लो आप, एगो त्रिभुज आप इधर बना लो, इधर लिखो A, इधर लिखो B, इधर लिखो C, इधर लिखो P, यहाँ लिखो Q, यहाँ लिखो R, और कहा कि इसमें एंगल A 42 है, यहाँ पर दिया 42, तो ये भी आपका ये इसके बाद मतलब समरूप त्रिभुज में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यहाँ 42 तो यहाँ पे होगा 42, और Q 84, यानी यहाँ पर 84 है, तो ये भी आपका 84 होगा मेरे भाई। और हमसे पूछा जा रहा है एंगल C बराबर क्या होगा, मतलब यहाँ वाला का वैल्यू, तो आपको पता है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, और इसमें से जो दिया है उसको घटा लेंगे, आ जाएगा आसानी पूर्वक से, तो 84 और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 8 4 12, यानी 42 8 4 12, तो हो जाएगा यहाँ पर 12, मतलब कितना हो जाएगा 126, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पर कितना बच गया, 7 में से 2 गया तो 5 1 1 0, यानी 54, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा, इसको याद रखें। ठीक है, इसको हम आगे चलते हैं, आगे देखो, यानी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी नियामक आपका एंगल सी जो होगा आपका 54 डिग्री होगा। 71 के बाद 72 देखो, 72 नंबर क्या दिया गया है मेरे भाई, इतना बराबर इतना था, ये देखिए जब भी ऐसा थेल्स थी पाइथागोरस परिमेय है, ये क्या है, पाइथागोरस परिमेय है, कर्ण का वर्ग जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है, तो एंगल क्यू 90 डिग्री, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, एंगल क्यू जो है 90 डिग्री हो जाएगा, ये पाइथागोरस परिमेय में आता है 90 डिग्री। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये समकोण त्रिभुज में ही बनता है, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब चलो आगे देखो मेरे भाई, 72 के बाद 73 देखो, 73 इतना AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज जैसे AD लंब BC, एक समबाहु त्रिभुज ABC है,
एक समबाहु त्रिभुज क्या है, तो एक समबाहु त्रिभुज ABC है मेरे भाई। समबाहु त्रिभुज क्या है, ABC है। समबाहु त्रिभुज क्या है मेरे भाई, ABC है। तो यहाँ पर देखो ABC दे दिया गया है समबाहु त्रिभुज, और कहा AD लंब है BC पर, तो यहाँ पर D बनाओ और लंब आप डाल लो। लंब क्या डाल लो, AD। तो हमको AD का स्क्वायर चाहिए। तो मेरे भाई लंब डाले मतलब ये भी 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज बना दिया। और समकोण त्रिभुज यदि हम AD स्क्वायर हमको निकालना है तो क्या कहिएगा, AD के स्क्वायर निकालने के लिए तो कहिएगा AC के स्क्वायर माइनस DC के स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है, ये बड़का वाला के भुजा के स्क्वायर माइनस छोटका वाला भुजा स्क्वायर, तो माइनस में DC स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, DC स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में भी देखो क्या क्या दिया है, यहाँ पर DC दिया है, यहाँ DC दिया है, DC दिया है। तो इधर वाला को तो आप लेना नहीं, क्योंकि DC कर रहा है, तो यही वाला त्रिभुज में चलना होगा, इस वाले त्रिभुज में। इसलिए हम कौन सा त्रिभुज में चल रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐसे लिखे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, बराबर में क्या होगा, आपको ये भी पता है कि त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो क्या हम लिख सकते हैं AB जो है ये BC के बराबर है, AB BC के बराबर होगा, AB BC के बराबर होगा, AB BC के बराबर होगा, और AC मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होगा। तो AC के जगह पर क्या हम BC लिख सकते हैं, AC के जगह पर हम BC आसानी से लिख सकते हैं मेरे भाई। AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, BC। देखो यहाँ पर आप BC लिख लो, AC के जगह BC, स्क्वायर है स्क्वायर दे दो, माइनस DC स्क्वायर। अब देखो इसमें DC ये बन सकता है कि नहीं, बन सकता है। बताओ BC क्या है, तो कहोगे 2 गुना है, किसकी 2 गुना है, DC का 2 गुना है। DC का देखो यहाँ DC का 2 गुना है कि नहीं, DC का 2 गुना है। देखो DC का 2 गुना है BC बड़का, समझ रहे, ये इतना का 2 गुना है कि नहीं बड़का। तो BC जो है DC का 2 गुना है, तो मतलब 2DC स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस में DC स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 के स्क्वायर कितना, 4DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 3DC स्क्वायर। मतलब बड़का D लिख दो, DC स्क्वायर मतलब 3DC स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है D सही होगा, DC स्क्वायर या CD स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसको आप अच्छे से देख ले। अब देखो आगे क्या है, 73 के बाद 74, इतना का मान क्या होगा मेरे भाई, ये थेल्स परी में है। कौन सा परी में है, थेल्स परी में है। थेल्स परी में क्या होता है, AB है ना, AB यहाँ पर देखो थेल्स परी में क्या होता है, AD 2 गो आता है थेल्स परी में, AD और बटा BD, ये जो बराबर होता है, ये जो बराबर होता है AD बटा BD हो गया, ये जो होता है AE बटा EC के बराबर होता है। इसको याद रखें, जब यहाँ से आप तुलना करके AU का वैल्यू चाहिए, क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, AU का वैल्यू, AE का आप थेल्स परी में लगा दीजिएगा, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा 9 9 दूना 18, 18 4 12, इसका जो आंसर हो जाएगा 5 4 9 9 18 18 10 8। इसका जो आंसर है आपका A हो जाएगा, A फॉर एप्पल। आपको थेल्स परी में लगाइएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको हम आगे चलते हैं, आगे इसका आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब चलो 75 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 2 समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप कितना होती है। जब भी ऐसा समद्विबाहु समकोण कहे ना, तब प्रत्येक कोण का जो माप होता है, न्यून कोण की जो माप होती है वो 45 डिग्री होता है। C4 इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। कितना डिग्री, 45 डिग्री होती है। अब चलो 75 के बाद 76, 75 के बाद चलो 76 क्या है मेरे भाई, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा मेरे भाई। देखो ऐसा जब भी है ना क्वेश्चन कि 2 क्षेत्रफल पूछ दे और भुजा दे, भुजा मान लो ऊंचाई ने दिया है तो उसको मान लो भुजा, तो 2 समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल पूछे तो 7 के स्क्वायर बोलो कितना 49, 10 के स्क्वायर कितना बोलो 100, आपका ए सही हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर करो, अगर भुजा पूछता है तो उसका वर्गमूल निकाल लो, ठीक है मेरे भाई। इसका अभी क्षेत्रफल पूछा है, स्क्वायर कर लो, बात खत्म। अब चलो हम आगे चलते हैं, आगे चल 76 के बाद 77। देखो 77 क्या कहा क्वेश्चन, के बीच की दूरी, किसकी बीच की दूरी कह रहा है मेरे भाई, 4.5 वृत्त पर 2। देखिए कह रहा है कि 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगी। एक वृत्त है तो एगो आप वृत्त लीजिए, और स्पर्श कहने का मतलब इसको रेखा ऐसे जाएगा, एगो रेखा आपका ऐसे जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ऐसे जाएगा। स्पर्श मतलब छू कर जाए, स्पर्श करने का मतलब छू कर जाए। अब कह रहा है त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 4.5,
4.5। तो वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी पूछ रहा है, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये त्रिज्या 4.5 है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4.5 और 4.5 मिलकर कितना हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। अब चलो आगे 77 के बाद 78। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे, मतलब किसी बाह्य बिंदु से, किसी बोले तो एक बिंदु, किसी बोले तो एक बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मात्रम 2। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मात्रम 2। लेकिन आप ऐसे न करके आपको कहता कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कहते हैं अनंत, लेकिन यहाँ पर किसी लगा दिया मतलब एक बिंदु। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे समझो मेरे भाई। तो आगे क्या हो जाएगा, इतना का वैल्यू क्या होगा, देखो एपीवी, इसका फिगर नहीं दिया, फिगर बना लो। कहा पीएपीवी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल पीबीवी बराबर 50 डिग्री, तो एओबी चाहिए। देखिए एक फिगर बनाओ, एक वृत्त बनाओ, ठीक है, और एक बाहरी बिंदु दे दो, एक बाहरी बिंदु यहाँ पर दे दो, एक बाहरी बिंदु दे दो मेरे भाई, ठीक है, एक यहाँ पर दे दो, ठीक है, यहाँ पर दे दो। अब हमसे कहा जा रहा है यहाँ पर P है, बाहरी बिंदु क्या है P है, और यहाँ पर है आपका A दिया है, यहाँ B दिया है, और क्या है APB दे दिया 50 डिग्री, कितना दे दिया 50 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है AOB, मतलब क्या पूछा जा रहा है से देखो जरा ध्यान से, हमको इसका वैल्यू, ये केंद्र है ना, वो क्या है केंद्र है, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो न आपको ये एक चतुर्भुज बनता हुआ प्रतीत होता है, चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है मेरे भाई, तो चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। हमको एंगल ओ चाहिए, तो आसानी से एगो मतलब पूरे में से घटा लो जो प्राप्त है, तो 9 9 18 180 डिग्री और 50 कितना हो जाएगा 200, 8 5 13 230 डिग्री, कितना हो जाएगा 230 डिग्री। तक घटाओ, 0 में से 0 घटाओ 0, 6 में से 3 गया 3 में से 2 गया 1, यानी 130 मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका राइट आंसर है। अब चलो आगे, आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 79 के बाद 80 देखो, 79 के बाद 80 देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। AOB दे दिया है, AOB मतलब इसका वैल्यू दे दिया है, हमको OBA चाहिए, OBA मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू। तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये 30 से दे दिया है, तो यहाँ पर जितना एंगल बनेगा ना उतना एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो बताओ अगर 30 रखोगे तो 30 और 30 60 हो जाएगा 160, नहीं होगा, या अगर 60 60 तो 60 60 120 और 30 होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा, मतलब 160 60 120 30 90 हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा, मतलब 75 और 75 मिलकर कितना 150, यानी 75 यहाँ 150 और 30 180, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा मेरे भाई। अब चलते हैं आगे, आगे देखो, आगे देखो 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चंस क्या है मेरे भाई, पढ़ लो। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो लंबाई क्या होगी। देखिए 17 8 15 17 8 15 एक ट्रिपलेट ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। 17 8 और 17 8, आपको 15 दिखाई दे, 17 दिखाई दे और 8 नहीं दिखाई दे, आंसर होगा। आपको 17 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, 15 नहीं दिखाई दे रहा है, आंसर होगा। ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है, कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो फॉलो कर रहा है ये समकोण त्रिभुज का फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको आज ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कर रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से देखिए एगो वृत्त है, एगो क्या है मेरे भाई, एगो वृत्त है, और कह रहा है केंद्र से, तो केंद्र 8 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब त्रिज्या दिया आपका 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया 8 सेंटीमीटर। केंद्र से कितना है, केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। मतलब आप यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ये केंद्र दिया, ये केंद्र है, और कह रहा है यहाँ पर एगो स्पर्श रेखा दिया है, एगो क्या दिया है स्पर्श रेखा, और यहाँ दिया 17। तो मेरे भाई देखिए समांतर, आपको पता है कि त्रिज्या लंब होता है, मतलब स्पर्श रेखा जो है वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब एच का वैल्यू दे दिया है, तो हमको ये भी वैल्यू दे दिया है, तो इसका स्क्वायर करके, इसका मतलब 17 के स्क्वायर कितना होगा, तो 289 होगा, और 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 होगा। तो आप इसको नहीं निकाल सकते, ये वाला वैल्यू आराम से निकल जाएगा मेरे भाई। यानी यहाँ ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, स्पर्श रेखा ही ना है, तो घटा लो, तो 9 में से 4 गया तो कितना होगा, 9 में से 4 गया तो 5 और
तो और यहाँ पर भी बच गया 2 और 225 ये रूट में न है, इसका वर्गमूल निकालिए कितना आएगा 15। इसका तेलबेल करने की जरूरत नहीं है, 8 है 17 है, 8 है 17 ये ट्रिपलेट ही होता है 15, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ट्रिपलेट थोड़ा भी आपको कंडीशन थोड़ा मोड़ा याद रखना ही पड़ेगा मेरे भाई। अब चलते हैं आगे चलते हैं, आगे चलो मेरे भाई। घन का विकर्ण क्या होता है? तो घन का विकर्ण होता है आपका, घन का विकर्ण इतना दिया है, आप फार्मूला क्या होता है घन का विकर्ण का, √3 और गुने भुजा और इतना बराबर कितना दिया है 5√3, कितना दिया 5√3, तब √3 से √3 कैंसिल, तो ए बराबर आ गया 5। तो हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए घन का, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है घन का 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर करने के बाद 5 गुने 5, तो 5 में 25, 25 छक्का कितना 150। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे देखो मेरे भाई, आगे क्या हो जाएगा उसके बाद बात करते हैं। 82 के बाद 83 देखो, 83 नंबर क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ा जाए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चंस क्या कहा कि यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है तो उनके आयतनों का अनुपात चाहिए। अनुपात करने का मतलब बटा होता है, अनुपात करने का मतलब बटा होता है। देखो एक बेलन है एक शंकु है, तो बेलन के आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर h कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में कुछ नहीं था 1 बचा, तो मेरे भाई 1 और पता है आपको 1 और बटा में क्या हो जाएगा 1 बटा ये बड़का बटा नहीं है हमारा, ठीक है 1/1 इस पूरे के बटा, 1 बटा इसके बटा में कुछ नहीं तो मान लो 1, तो 1/1 और पूरे के बटा 1/3, तो आपको पता है 1/1 इसको बराबर करोगे, इसके बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/1 और ये ऊपर जाएगा और ई वाला कहाँ आएगा नीचे, मतलब 3 और 3 इकाई 3 और बटा में 1 इकाई 1, तो 3:1। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। अब चलो आगे क्या है मेरे भाई उसके ऊपर बात करते हैं। 83 के बाद 84 देखो, सुराही का संयोजन है, तो सुराही समझते हैं, सुराही बोले तो घैला, सुराही मतलब घैला का संयोजन कैसे होता है उसके ऊपर बात करो मेरे भाई। एक देखो एक सुराही बनाना है, कैसे बनाओगे, तो मान लो कि एक पहले तुम बेलन लोगे, ठीक है, एक कैसे लोगे, ऐसे घैला लेते हैं कि नहीं लेते हैं घैला, एक घैला मतलब घैला बनाना है, तो घैला कैसे बनता है, सुराही कहने का मतलब घैला, तो एक आप ऐसे बना लो, ठीक है, इस प्रकार से घैला रहता है, ऐसे ना घैला रहता है मेरे भाई। तो कहोगे एक गोला है, ये क्या है, ये तो गोला ना हो गया, ये क्या हो गया आपका गोला, और ये आपका बेलन, तो बेलन और गोला से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अब चलो 84 के बाद 50, घड़ी के मिनट वाली सुई, 45 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, बताओ 45 मिनट में कितने, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है 6 डिग्री का, तो 45 मिनट में 45 छक्का गुना कर लो, तो 45 छक्का 270। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलो आगे क्या है मेरे भाई उसके ऊपर बात करते हैं। 86 इतना जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो अर्धवृत्त का परिमिति का सूत्र क्या होता है पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r, कॉमन क्या है तो कहोगे r कॉमन है, यहाँ पर क्या बचा पाई प्लस 2 और r के वैल्यू कितना है कहोगे 10, तो 10 × पाई प्लस 2। ऑप्शन नंबर कौन बुझा रहा है, तो कहोगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। अब पाई प्लस 2, तो पाई प्लस 2 है इंटू में 10 है, तो 10 इधर है, कोई बात नहीं इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब चलो आगे चलो मेरे भाई। 86 के बाद 87 देखो, 87 है, 87 क्या है 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा मेरे भाई, तो 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन कर रहा है, हवा का आयतन मतलब गोला का रहा है, तो गोले के आयतन निकाल लो, बात खत्म। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई के जगह चलो पाई रहने दो, पाई r3 देखो पाई में है ना आंसर, इसलिए पाई रहने दिए फिलहाल में। तो r3 कहने का मतलब है तो व्यास न दिया है 6, तो त्रिज्या तो आधा हो जाएगा 3, त्रिज्या क्या हो जाएगा 3, तो r3 फॉर्मूला 4/3 पाई r3 कहने का मतलब हो जाएगा 3 × 3 3 जगह गुना कर लो काम पे, 3 से 3 गया बुरा में, 3 × 9 चौका कितना 36 पाई घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा घन में आता है, क्यूब में आता है, ठीक है मेरे भाई, किस में आता है क्यूब में होता है, तो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अब चलो 88 पी त्रिज्या वाले मतलब आर के वैल्यू कितना दे दिया, आर के वैल्यू है ये क्या दिया आर त्रिज्या मतलब पी के जगह पर दे आर त्रिज्या वाले पी त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, तो मेरे भाई
थीटा बटा 360 और पाई पाई और आर के जगह पर दे दिया पी, तब पी के स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना को हम पहले नहीं लिख सकते हैं, देखो लिखा गया पाई पी स्क्वायर और थीटा, तब पाई पी स्क्वायर थीटा और बटा 360। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अब चलो आगे, आगे क्या है मेरे भाई उसके ऊपर बात करते हैं। आगे देखो, आगे इतना है, आगे का क्वेश्चन है आपका कि इतना बराबर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहोगे 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया? 462। तो मेरे भाई मान रखो पाई का 22/7, 22/7। आर के वैल्यू हमें पता नहीं चाहिए और बराबर कितना है? 462। 22 से काटो तो 22 दूना 44 और 22 इकाई 22। तो फिर इसको 3 सत्ते कितना काट दो? 21। तो बताओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 7 × 7 और 2 गो में एगो बाहरी निकल जाता है, यानी 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलो आगे, आगे क्या है मेरे भाई? आगे आगे देखो 89। इतना जो है क्या है? तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा। तो पहले क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर और बराबर कितना दे दिया है? 81√3। तो कहेंगे √3 से √3 गया बोरा में, यानी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 81 और यहाँ पर कैंचिया गुना करेंगे तो 81 × 4, यानी ए बराबर क्या लिख सकते हैं? √81 और गुने 4, यानी हो जाएगा यहाँ से ए बराबर कितना? तो कहेंगे 9 और गुने 2, 9 दूना कितना? 18। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर, यानी 18 हो जाएगा मेरे भाई। अब चलो आगे, आगे देखो क्या है 90 के बाद। 90 के बाद 91। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? 91 पढ़ो। करा 3 पासों के एक उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? तो मेरे भाई एक पासा में 1 से 6 तक होता है। एक क्या होता है? दुगी होगा, तिगी होता है, छक्का होता है, पंजा होता है ना, मतलब 6 तक होता है, मतलब एक पासा में 6। लेकिन 3 गो पासा कर रहा है, पावर में 3, और कुल परिणाम कर रहा है, तो 6 के पावर 3 कहने का मतलब कितना होता है? 216 होता है मेरे भाई। कितना होगा? 216। यदि कहता है कि 3 पासों को एक पासा को 3 बार उछाला जाता है, तो ये तो हो गया। अगर सिक्का के बारे में कहता कि एक सिक्कों को 4 बार उछाला जाता है, तो 2 के पावर कहते हैं 4, 2 के पावर 4 कहने का मतलब 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 4 कहने का मतलब 16 सिक्का के लिए हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखें। आगे चलते हैं 91 के बाद 92। देखो, घटना घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या होगी? यदि कोई भी घटना घटित नहीं होगी तो घटना घटवे नहीं करेगा तो प्रायिकता 0 होगा। घटना घटवे नहीं करेगा, प्रायिकता 0 होगा। असंभव हो गया, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। संभव का एक प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। इसको याद रखें मेरे भाई। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे चलो, आगे चलो, आगे 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 चलो। 93। एक पासा को एक बार फेंका जाता है, उसमें अभाज्य संख्या। एक पासा को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 हो गया। हमको अभाज्य संख्या एगो ई हमको दिखाई दे रहा है, एगो ई है। तो अभाज्य संख्या कै गो? अभाज्य संख्या 3 गो, और टोटल कै गो? 6 गो। टोटल 6 हो गए, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। अब चलते हैं आगे, आगे देखो 93। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, तो इसके काला रंग की रानी होने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, टोटल में रानी यानी बेगम का एगो 4 गो, रंग दुगे गो होता है, या तो काला या तो लाल। तो बताइए, तो टोटल में 4 गो रानी, तो रानी कहने का मतलब बेगम, तो मतलब काला रंग में कएगो? 2 गो। तो आप कहिएगा 2 गो होगा। कै गो होगा? 2 गो। ऊपर टोटल जो होता है प्रक्रिया ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52। 2 से काटो, 2 इकाई 2 2 से 26 मरतबे, यानी 1/26 जो है आपका सही आंसर होगा, बी फॉर बाहुबली। अब चलते हैं आगे, आगे देखो मेरे भाई 94 के बाद 95। देखो, 2 सिक्कों के उछाल में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो 2 सिक्कों के उछाल में, तो मेरा भाई सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा? कहेंगे एक तो हेड आएगा, एक हेड आएगा, एक हेड टेल आ सकता है, एक टेल हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, क्या आ सकता है? टेल हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, यानी सिंपल स्पेस देखिए 4 गो हो गया, 1 2 3 4 गो हो गया। हमको का एक भी शीर्ष नहीं आएगा, सिर्फ पट आना चाहिए। तो ये भी शीर्ष ये नहीं लेना है, नहीं ये लेना है, नहीं ये
लेना है, मतलब एक भी शीर्ष नहीं आएगा तो शीर्ष नहीं आएगा, मतलब शीर्ष मतलब चित नहीं आएगा तो पट आएगा। अब पट कितना मरतबा कि एक ही जगह पर, सिर्फ करा एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए तब पट आएगा ना, तब पट एक जगह है, ठीक है। और टोटल का है वो 4 गो, टोटल का है वो 4 गो, 1/4 जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसको याद रखें। अब चलते हैं आगे, मतलब याद क्या कर रखना, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए बनाने का, ठीक है मेरे भाई। तो अब चलते हैं आगे, आगे देखिए क्या है, आगे देखिए 95 के बाद 96 देखो, इतना का बहुलक, बहुलक क्या होगा मेरे भाई, बहुलक जो बहुत बार आता है, देखो 23 कितना मरतबा है, सबसे ज़्यादा 23 आएगा, 1 2 3 मरतबा आ गया। उसके बाद देखो 20 20 20 एक मर जगह है, 22 22 दो जगह है, फिर 37 अकेले है, 24 अकेले है, 19 भी अकेले है, सब अकेले है, मतलब 23 आपका राइट आंसर। राइट मतलब जो बहुत बार है, बहुलक कहने का मतलब जो बहुत बड़ा है, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो आप चलो आगे 96 के बाद 97, 97 नंबर क्या है मेरे भाई, 97 है, अगर माध्य दिया 14 तो आपको इस तरीके का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, कि कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या का फार्मूला होता है। तो फार्मूला होता है, इसको कैसे बनाइएगा, इसको कैसे बनाइएगा मेरे भाई, देखिए एगो फार्मूला क्या होता है, कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो देखिए यहाँ माध्य निकालने के लिए, तो माध्य दिया 14, माध्य कितना दे दिया, माध्य दे दिया मेरे भाई 14, तो लिख दो 14, माध्य दिया ना यहाँ पर 14, तो 14 लिखो। और इसको पहले जोड़ो, कैसे, कुल परीक्षणों का योग मतलब जोड़ो, x प्लस इंटू कितना, दूसरा संख्या है x + 1, दूसरी संख्या क्या है x + 1, और तीसरा संख्या क्या है x + 2, तीसरा संख्या क्या है x + 2, और प्लस प्लस क्या करोगे x + 3 और प्लस क्या करोगे x + 4, x + 4, और बराबर में कितना दिया है 14 दिया है माध्य, माध्य कितना दिया है बराबर में 14 दिए हैं मेरे भाई। मतलब कै गो संख्या हो गया, बटा में जय गो संख्या उतना से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। बटा में कै गो संख्या है, कहोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब इसको जोड़ो 1 2 3 4 5 गो, तो बटा में हो जाएगा 5 मेरे भाई। कै गो x है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, पता 5 गो x हो गया, 1 2 3 4 5 होता, मतलब यहाँ पर लिखो 5x, कै गो x हो गया 5 गो x। अब जोड़ो तो 1 1 2 1 3 3 3 3 6 6 4 10, ये 6 4 कितना हो जाएगा 10, यानी 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ पर लिखो 10, और कैचिया गुना कर लो तो 14 × 5 कितना हो जाएगा, 14 × 5 70 हो जाएगा मेरे भाई। और 5x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 70 - 10, यानी 5x बराबर होगा 70 - 10 यानी 60, यानी 5 से कितना मरतबे 12 मरतबे, x बराबर कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है मेरे भाई, इसको आप उतार सकते हैं, ठीक है अच्छे से। अब चलो आगे, आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसके ऊपर बात करो। तो अगले का क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, देखो बहुलक है, माध्यिका है, माध्य है, परिसर नहीं है, लेकिन आंसर आपका यही सही होगा। कह रहा है कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो परिसर नहीं होता है, ठीक है, इसको याद रखें। 99 नंबर क्वेश्चन देखो, माध्यिका क्या होगा कि प्रथम 8 अभाज्य संख्या का माध्यिका, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7, उसके बाद कै गो कर रहा है 8 गो कर रहा है ना, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद आपको 11, 11 के बाद आपको 13, 11 के बाद क्या हो जाएगा 13, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 13 हो गया, 14, 14 15, 15 16 17, 17 कै गो कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7, एक और 19। हमको से पूछा जा रहा है माध्यिका, माध्यिका कहने का मतलब बीच वाला छांटो, माध्यिका कै गो संख्या 1 2 3 4 5 6 8 गो है, तो 8 गो है ना मेरे भाई, 3 गो इधर छांट लो और 3 गो आप यहाँ छांट लो, ठीक है, 2 गो बच गया, तो 11 गो 7 गो 16 गो, एकर आधा कर दो, एकर आधा कर दो, तो कितना होगा एकर आधा 8 होगा। ऑप्शन नंबर कौन में है 8, ऑप्शन नंबर 2 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर देखो, तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या, तब माध्यिका हमसे पूछा जा रहा है, तो प्रथम पहला हो गया 2, फिर लगाओगे 3, फिर लगाओगे 5, 6 नहीं होगा, 7 8 भी नहीं होगा, नहीं 9 होगा, नहीं 10 होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है। क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, अब एगो 19, ठीक है, तो छाँट लीजिए, 3 गो इधर, 3 गो इधर और 3 गो इधर, 3 गो इधर, तो 11 गो और 7 7 1 8,
यानी 18 हो जाएगा ना मेरे भाई। कितना हो जाएगा 18। इसको 2 से भाग दीजिए मतलब आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा 9। 9 ऑप्शन नंबर कौन में है, सी में है। आपका जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 9। ठीक है मेरे भाई, इसको याद रखें। अब चलो 100 लास्ट क्वेश्चन से मेरे भाई निम्नलिखित वितरण का बहुलक वर्ग का उच्च सीमा। बहुलक वर्ग मतलब सबसे बहुलक वर्ग क्या होता है, सबसे अधिक बराबरता के सामने वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। सबसे अधिक बराबरता तो यही है, इसके सामने वाला बहुलक वर्ग हो गया। हमको कह रहा है उच्च सीमा की निम्न सीमा, तो कह रहा है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा हो जाएगा 30 और ऑप्शन नंबर कौन है 30, ऑप्शन नंबर बी है आपके भाई। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बंद।